गुड नाइट। हेलो, ये क्या है? Recording in आवाज नहीं आ रही। progress. जाने दो, अच्छा है। सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा हाउ इजी। चलिए अब आगे। राम राम बाबूजी। राम राम। चल, बढ़िया। नाउ कल हम लोग कुछ बातें कर रहे थे फ्रॉड के बारे में और एरर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग फ्रॉड और एरर के बारे में, अरे ओनली सेकेंड ग्रुप वाले बच्चे आ गए, कहाँ हैं? तो तुम लोग इससे पहले कहाँ बैठते हो? यहीं बैठते हो 301 में। अच्छा, तो अभी बाकी क्या लॉस इन ट्रांजिट है? आएंगे? अच्छा चलो ठीक। नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अब फ्रॉड और एरर के बारे में। अब इन 5 पेजेस से बाहर निकलते हैं और मेन पेजेस की तरफ आते हैं अपने मॉड्यूल में। और मेन पेजेस में कुछ बातें अपने को लिखनी है। पहली बात, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। हो सकता है 4 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाए। ही मे आस्क फॉर 4 मार्क्स। क्या हो गया बच्चों? आगे 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 वाले पेजेस में, क्योंकि ये तो डिफरेंस है ना, तो सीधा क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है, पर आ भी सकता है। हम मॉड्यूल से पढ़ें कि नोट्स से? आप सिर्फ अपनी कॉपी से पढ़ो। जब मॉड्यूल से पढ़ना होगा मैं खुद आपको बोल दूंगा, आप अभी नोट्स से पढ़ो। अब अगर हम फ्रॉड और एरर के बीच में डिफरेंस निकालने जाएं तो क्या डिफरेंस हमको आएंगे? पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉड एंड एरर। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां हो गया फ्रॉड, यहां हो गई एरर। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंटेंशन। फ्रॉड में इंटेंशन होता है, एरर में इंटेंशन नहीं होता। यहां मेरे टिक लगाने और क्रॉस लगाने में आप वहां पे टिक और क्रॉस मत लगाना, वहां तो आप पूरा ही लिख लो। चलो मैं ही लिखवा देता हूं, नहीं तो पागल से के टिक लगा के आ जाओगे। फ्रॉड्स आर intentional error, while frauds are intentional mistake. Errors are unintentional mistakes. ये हो गई दूसरी बात। तो एक क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आपको करवा दिया 4 नंबर का, वो तो आपको समझ में आ ही गया। अब ये लेट आए हैं तो अब ये जाने इनकी। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन अपना चल रहा है 4 नंबर का। सो इनको अब घूमने फिरने दो आराम से। एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। नाउ वी आर ऑन सेकंड क्वेश्चन। इंटेंशन के बाद दूसरी बात आती है प्लानिंग। भाई साहब, फ्रॉड्स आर प्लान्ड।
कभी ऐसा होता है कि आओ योजना बनाएं, एरर करेंगे? नो, एरर ऑकर्स। तीसरी बात, प्लानिंग के बाद ये सारे आपको जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अपने बीकॉम की जो सीरीज आती है ना, जिसमें डिफरेंसेस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब एक डिफरेंस देखो तो दूसरा पता चलता है कि है या नहीं है, समझ में नहीं आता। तो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट विच वाज आई वाज डिस्कसिंग विद यू। अब ये लोग लेट आए हैं तो अब इनका कुछ नहीं कर सकते अपन। तो हमारा तो पॉइंट क्लियर हो गया, ये एग्जाम में भी आ रहा है, 4 नंबर का आएगा, और मैं बार बार नहीं समझाता। नाउ, और एक क्वेश्चन जो इससे पहले कर लिया वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ, प्लानिंग के बाद अगली बात, नॉलेज। भाई साहब, person committing fraud knows that there is fraud, that he is committing fraud. There is no knowledge of error to person involved in error. भाई साहब, एरर में जो बंदा इन्वॉल्व है उसे तो ये मालूम ही नहीं होता कि एरर उसने कर दी। उसके बाद आता है केयरलेसनेस। भाई साहब, फ्रॉड्स आर committed with due care. Errors are result of carelessness. फ्रॉड्स जो हैं वो विथ ड्यू केयर कमिट किए जाते हैं, जबकि एरर्स केयरलेसनेस में हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, और इससे पहले जो किया वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो आप नीचे थे तब हमने कर लिया। चलिए, सो इंटेंशन 1, प्लानिंग 2, नॉलेज 3, केयरलेसनेस 4, पांचवा रिजल्ट, फ्रॉड ऑलवेज रिजल्ट्स इन losses. Errors may produce artificial profit or loss. भाई साहब, फ्रॉड करोगे तो एक्चुअल लॉस होगा, एरर करोगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होगा? इट वुड बी आर्टिफिशियल, रियल तो होगा ही नहीं। फ्रॉड में तो रियल लॉस होगा। किसी को कोई डाउट? रिजल्ट में किसी को कोई डाउट? डाउट आपको यहीं पूछना है, घर लेके तो जाने ही नहीं। consequences
fraud is a criminal offense. Error is not criminal offense. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड डिफिकल्ट होगा कि इजी? अरे बताओ, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा? बिकॉज दे आर कंसील्ड. हेलो, छुपा दिए जाते हैं ना. errors may be apparent, hence errors may be apparent. ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया तो अपने को पता चल जाएगा कि यार एरर है कहीं ना कहीं. बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे, रिकंसिलिएशन में डिफरेंस आ गया, एरर पकड़ में आ जाती है. लेकिन बाबूजी, फ्रॉड तो बेहतरीन रूप से कंसील किए जाते हैं. ये क्लास इतने पीछे पीछे क्यों लगा रखी है इन्होंने? इतना मैदान क्या क्रिकेट खेलने के लिए छोड़ रखा है? बच्चे पीछे ले जाते हैं. बढ़िया है. क्या मतलब, क्या चक्कर? मतलब अगर यहाँ से क्लास लग जाए तो क्या दिक्कत है? कम से कम लोग चाहते नहीं है, मेरा ख्याल है कि टीचर वो देखे कि क्या कर रहे हैं. ठीक है, आपकी प्राइवेसी खत्म होती है. ये राइट. चलिए, तो फ्रॉड और एरर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई डाउट है इसमें? जूम करूं? लो, जूम लो. आर्टिफिशियल लॉस और प्रॉफिट क्या है? बावले, गलती से परचेज 2 बार रिकॉर्ड हो गई तो लॉस आ जाएगा, गलती से सेल्स 2 बार रिकॉर्ड हो गई तो प्रॉफिट आ जाएगा. सर, जानबूझ के सेल 2 बार रिकॉर्ड करी तभी तो प्रॉफिट आएगा. बावले, फ्रॉड जिसके साथ होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो लॉस उसको होगा ना. तुमने अगर डबल सेल जानबूझ के रिकॉर्ड कर दी और बैंक ने उस बेसिस पे तुमको लोन दे दिया तो नुकसान किसको होगा? बैंक को. तो फ्रॉड किसके साथ हुआ है? बैंक के साथ. जिसके साथ फ्रॉड होता है उसको तो नुकसान होता ही है ना, तिलक पाटीदार जी. अरे कुछ समझ में आया? हम तो थोड़े लेट हो गए, तो हम तो यूं ही ट्यून में नहीं है सर. बहुत बढ़िया. इससे पहले वाला क्वेश्चन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट था. नाउ, लिखवाया भी नहीं वो मैंने किसी कॉपी में, सिर्फ बताया और सबने बिल्कुल रट लिया और हम आगे बढ़ गए. अब तुम रहने दो. चलिए, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? फ्रॉड और एरर के बीच में क्या डिफरेंस है? हेलो, गुड. वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इतनी टुच्चा लेवल नहीं हुआ अभी सीए का. पर क्या है, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को पास कर दें तो ऐसे दाना फेंक देते हैं. लेकिन इसका फिर जो अगला क्वेश्चन आता है वो इसका बाप होता है. पर ऐसा नहीं हो जाए कि पता चला अपन दाना भी नहीं चुग पाए. इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है. मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा लेकिन जनरल नॉलेज में हमको मालूम होना चाहिए कि फ्रॉड और एरर के बीच में डिफरेंस क्या है. आइए अब बात करते हैं कुछ और बात क्या होगी. वापस से अपने 5 पेज पे चलते हैं. बंतो आ जाओ अपने 5 पेज पे वापस. कुछ और बातें शुरू करनी है.
कल मैंने आपको मटेरियलिटी के बारे में बताया था, लिखवाया नहीं था पर मटेरियल लिखा नहीं ना हमने। हाँ चलो, 10वीं बात, मटेरियल। मटेरियल क्या है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइटम और इंफॉर्मेशन। मटेरियल की बजाय हम लिखेंगे मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम और इंफॉर्मेशन in financial statement. That if it is misstated, it will affect users' economic decision. Characteristic of an item or information in financial statement, that if it is misstated, it will affect users' economic decision. Characteristic of an item or information in financial statement, that if it is misstated, it will affect users economic decision. ये यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करेगा। इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 320 है, वहां इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझें कि ये मटेरियलिटी क्या होती है। मटेरियलिटी हमेशा अपने को डिटरमाइन करनी पड़ती है। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑडिटर। सर, आपने हमको अभी तक ये नहीं बताया कि ऑडिटर कौन होता है, और ये भी नहीं बताया कि ऑडिटी कौन होता है। तो सर, ऑडिटर मीन्स persons conducting audit and person whose accounts are being audited. जिसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं वो ऑडिटी है, और जो अकाउंट्स का ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर है। और ऑडिटी नॉर्मली एंटिटी होती है। ओ हेलो, आगे बढ़े क्या? घटिया चीजें हैं तो चलिए, ऑडिटर, ऑडिटी, मटेरियलिटी। लेकिन हम जो चालू हुए थे वो कहां से हुए थे? ऑडिट्स। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किससे बनते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट वो कहां से आते हैं? वाउचर वो कहां से आते हैं? स्टेटमेंट। और किसके? एंटिटी के, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए है या नहीं है, छोटी है बड़ी है, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, क्यों कर रहे हैं? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। अब बेटा, ऑडिट जो है या तो कैरी आउट होता है या परफॉर्म होता है या कंडक्ट होता है। डूइंग तो कतई नहीं होता। ही इज डूइंग ऑडिट। Either you carry out the audit, or you perform the audit, or you conduct the audit. अब फर्क देखो,
क्यों रहे हो? तुमको क्या क्या है क्या? मतलब कहां से आ रहे हो तुम लोग? पानी लेने गए थे? कौन सा? वो तो बहुत दूर है, वहां कोने पे बाहर। कंपोजिट। हाँ, आजकल इनकी वाली मिलने लग गई ना। कहाँ गए थे? वहां तक गए थे क्या? पगला गए क्या? तो फिर इतनी देर कैसे लगती है? और लड़के लड़के ही गए, डांटने वाले भी काम नहीं करते हो। अभी 3 लड़कियां आती, उसके पीछे 3 लड़के आते, तो मैं डांटता भी कि क्या ग्रुप बना के इधर उधर जा रहे हो। अब 3 लड़के ही देर से आ रहे हो, क्या डांटू इसमें? नाउ कल से आना ही मत। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन तो अपन बर्दाश्त करते ही नहीं है, उठा के बाहर फेंक देते क्लास। चलिए, बाहर से ही करो ना क्लास, मजे में, और क्या है। नाउ अब आके भी क्या उखाड़ लोगे? सब तो हो गया, अभी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, अब क्या मतलब है? रहने दो तुम तो। नाउ हम बात कर रहे हैं कि फर्क क्या पड़ा इन वर्ड्स को पढ़ने का। अब एक आदमी लिख के आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड बाय मैनेजमेंट एंड दे आर ऑडिटेड बाय द ऑडिटर who gives his opinion that financial statement whether giving true and fair view or not। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल चालू और बिल्कुल रद्दी है, जिसपे 54 नंबर नहीं मिलने वाले। सर मैं तो इतनी इंग्लिश लिख दूं वही मेरे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है, आप तो मेरे को 54 भी नहीं दे रहे हो इस पे। हाँ, अब उससे ऊपर जाना पड़ेगा। आप अगर ये लिख रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर examines the financial statement and gives his opinion whether financial statement are giving true and fair view or not, 54 नंबर नहीं मिलने वाले इसके ऊपर। आपको लिखना पड़ेगा, preparation and presentation of a financial statement is responsibility of management, auditor conducts his audit or carries out his audit procedure over the financial statement so as to form and express an opinion on financial statement whether they are giving true and fair view or not। अरे हेलो, कुछ समझ में आया? हाँ। अब वो आपसे सर माय फेलो क्वेश्चन, फेलो क्वेश्चन क्या होता है? सर ऑडिटर का डेजिग्नेशन क्या है? जस्ट लाइक जनरल मैनेजर इन अ फैक्ट्री और सीईओ ऑफ द कंपनी। सर अंपायर का डेजिग्नेशन क्या है? कैप्टन या वाइस कैप्टन ऑफ एनी टीम। बस यही तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब था, अब तुम समझ जाओ। नाउ कंपनी का सीईओ या डेजिग्नेशन कैसे हो सकता है उसके पास? वो तो खुद ही इंडिपेंडेंट आदमी। मतलब तुम क्या अंपायर को पाकिस्तान भारत की टीम में खिलाओगे? बोले वाइस कैप्टन तू आज अंपायर। मजे ले रहा है यार तू राहुल गुप्ता यार। चलिए, हाँ मतलब देखना, मेरे मजे मत ले लेना, नहीं तो भगवान ऐसे मजे लेगा ना, अटेम्प 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 अटेम्प, बच्चों के साथ पास होएगा तू। नाउ अब आगे, डेजिग्नेशन क्या चाहिए? मतलब ऑडिटर का क्या डेजिग्नेशन? ऑडिटर ही खुद ही अपने आप में डेजिग्नेशन। चलिए, ऑडिटर इज डेजिग्नेटेड एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग द ऑडिट प्रोसेस। बाकी इसके अलावा ऑडिटर का कोई न सीईओ होता है न सीएफओ होता है। ऑडिटर इज नाइदर सीईओ नॉर सीएफओ। चलिए, एपिक आंसर, थैंक यू। अब आगे, तारीफ मुझे बहुत पसंद है। अब मटेरियलिटी, ऑडिट और ऑडिटर पढ़ने के बाद अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है कि साहब अब आप कुछ मत लिखना, आप सिर्फ समझना। कितने लोग इंदौर के हैं प्रॉपर? चलो इनको तो छोड़ दो,
और कितने लोग इंदौर में पिछले 1 आध साल से? वेरी गुड। चलो, बाकी लोगों को जब मैं बात करूंगा तो अपने आप नहीं, अगर गए हो तो आप चले जाना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपन गए सेलिब्रेशन, ये क्या है? एक बेकरी है, एक फूड जॉइंट है जहां पर आप खाना जाके खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। तो सेलिब्रेशन एक हुआ। चलो हम यहाँ नहीं गए तो आप अपना स्वीट्स गए होंगे। सर हम तो यहाँ भी नहीं गए। तो भाई साहब आप मैकडोनल्ड्स गए होंगे। सर हम तो यहाँ भी नहीं गए। तो तुम्हारे जीवन में फिर तुम रहने दो यार, यहाँ भी क्यों आए यार? हाँ, यहाँ भी क्यों आए फिर? मतलब अब जीवन में कोई रस ही नहीं है तो फिर कमाने का कोई मतलब भी नहीं, कमा के करोगे क्या? तुम ऐसे सन्यासी रहो फिर। सेलिब्रेशन है, अपना स्वीट्स है, मैकडोनल्ड्स है, हम यहाँ खाने गए। तो भैया ऐसा हुआ कि मैकडोनल्ड्स पहुंचे और अपना भाई जम्पू, क्या नाम है इसका, आनंद, आनंद हो तुम, वाह यार। तो आनंद को ऐसा हुआ कि आनंद गया मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स जाके उसने बोला बर्गर। तो उसने बोला उधर लाइन लगी ना, वहां पहुंचो। तू रहने रे, एक्सपर्ट कमेंट भगवान ने देना चालू करे ना सट के माइनस मार्किंग कर देगा, फिर दूसरे के भट्टे में टांग नहीं अड़ाना। हाँ बेटा तू बर्गर खा। तो ये पहुंचा बर्गर से, तो लोग बेलते थे। तो अब ये जो बर्गर खाने गया, अब मैं आलू टिक्की बर्गर, इन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर नहीं किया, ये गए सीधे बोले भैया बर्गर दे दो। उसने कहा वो इतने लोग खड़े सब मामू वो लाइन में लगे ना, तुम भी जाओ वहां लगो। ए लाइन वाइन में ही लगते, अपने को बर्गर चाहिए, इधर पैसे पकड़ो, ये 20 का नोट बर्गर। बोले नहीं भैया ऐसा नहीं होता, वहां लगो। बोले ए फालतू काम नहीं है। और सुनो, हमारे गांव में हम पहले खाते हैं फिर पैसे देते हैं, है ना? ये फोकट का काम नहीं होना कि पहले तुमको पैसे दे, भाग जाएंगे तेरे पैसे लेके। आप कितनी ही बहस कर लो, वो आपको बोलेगा भाई साहब वहीं रहो आप। थोड़ी देर बाद इसने 2 मैक आलू टिक्की बोले, क्योंकि एक इसका और एक विशिष्ट उद्देश्य जो इसके साथ गया था उनका था। अब एक कल्पना करने में क्या दिक्कत? और मैंने कल्पना में तेरी गर्लफ्रेंड बना दी, उसको कितनी जलन हो गई देख। तो कल्पना के लायक भी नहीं, ना लायक। नाउ इम्पॉर्टेंट इज कि ये अब वो जो विशिष्ट उद्देश्य वो तो अब तो उनकी तो नाच नखरे अलग रहते हैं। ये क्या मंगवा लिया आलू टिक्की, आई नीड डबल चीज बर्गर दूसरा लाओ। भाई उठ के गया, बोले भैया ये नहीं चाहिए। बोले भैया अब तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल तो करना पड़ेगा। बोले नहीं हो सकता सर, आप समझो। ये बोल रहा मेरे को मत समझो, वो बैठी उसको समझा। कोई तो प्रोसेस होगी इसको कैंसिल करने की। अरे बोले नहीं यार सर यार खा लो यार, उनको बोलना अगली बार खा ले। फालतू बात नहीं, सारी सेटिंग बिगड़ जाएगी। तुम पहले बर्गर दूसरा ही चाहिए, वो नहीं चाहिए। अब जब आप अड़ी जाओगे तो वो अंदर कॉल करके बुलाया एक मैनेजर को कि सर एक ऑर्डर कैंसिल करके बदलना था। वो मैनेजर अपनी जेब में से एक कार्ड निकालेगा, उसमें स्वाइप करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर आपका जो वो कैंसिल होगा और फिर नया ऑर्डर होगा। आपने देखा हो गया ना, थैंक यू यार बॉस आपने बचा लिया, फिर वो उधर ऑर्डर हो गया। अब देखने को ये बात बहुत छोटी, ये सीन अपन यहीं रखते हैं, याद रखना है इस सीन को। अब दूसरा सीन, मैडम पहुंच गई बिग बाजार। बिग बाजार में बिग बाजार में जब हम जाते हैं, सुपर मार्केट में जब हम आते हैं, राजा सरी के हम वहाँ पे सामान खरीदते हैं। ये भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो, सब रख लेते हैं। और भिखारी सरी के लाइन में लग के पेमेंट करते हैं। कैशियर काउंटर वहाँ पे, मैडम का दिमाग खराब हो गया। ऐसी की तैसी तुम्हारी मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो तुम, इतने 1700 स्टोर खोल रखे तुमने, तुम्हारे एमडी सीईओ सीएफओ किसी में भी अकल नहीं है। बोले मैडम नाराज क्यों हो रहे हो? बोले पागलों
यहाँ पे ऐसे कैशियर लगा रखे हैं और 10 कैशियर बैठा रखे हैं और वहां वो सब लोग फालतू खड़े हैं अंदर। अरे भैया, जहां से सामान खरीदा वहीं कैशियर रख दो, उसी को बोल दो कि पैसे ले ले, ये यहाँ कैशियर क्यों रखा आपने? बोले मैडम ये सिस्टम है। अरे बोले सिस्टम किसी किसी हरासमेंट है, काय का सिस्टम ये, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं। बोले मैडम ये सिस्टम है, आपको चाहिए तो ठीक, नहीं तो बास्केट यहाँ से छोड़ो, आपके बाहर निकलने पर कोई पैसे नहीं लगेंगे। सीन नंबर 2। सीन नंबर 3, इंदौर से भोपाल जा रहे हैं, बीच में डोडी है ऐसा कोई ढाबा आता है जहाँ पे इन्होंने काम को पोहे खाने, जाके बोले भैया पोहे दो, बोले वहां जाओ टोकन लेके आओ। बोले साले तेरे को कड़क कड़क नोट दे रहे हो, समझ में नहीं रही, प्लास्टिक का टोकन मांग रहा है तू मेरे से, खा के भाग जाएंगे क्या तेरे यार, देता क्यों? ये कितनी ही बहस कर ले, वो नहीं देने वाला। वो तो वहां जाओ टोकन लाओ, इसको दो, फिर आपको मिलेगा। ये हर जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिंपल है, बिना पेमेंट के ऑर्डर प्रोसेस ना हो जाए गलती से भी, इसलिए हमने सिस्टम लगा रखा है। पहले पेमेंट नहीं, पहले पेमेंट, फिर पेमेंट की अकाउंटिंग, फिर स्टॉक में से एक बर्गर कम, फिर वो बर्गर का जाएगा यहाँ। ऑनलाइन बता सकते हैं कि वो बर्गर का कितना स्टॉक उनके पास है जो वो प्रोसेस कर सकते हैं, और पूरे इंडिया में किस बर्गर पार्लर से कितने बर्गर बिके लास्ट 1 घंटे में, और पूरे इंडिया में कितने बर्गर अब और प्रोसेस हो सकते हैं, और कितनी इन्वेंट्री एक्सपायर हो जाएगी, इसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ओ हेलो, कहीं भी आप जा रहे हो तो वो सिर्फ 2 चीजें इंश्योर कर रहे हैं, एक तो उनका स्टॉक रिकनसाइल्ड रहे, दूसरी उनकी अकाउंटिंग हो जाए, तीसरा पूरा पेमेंट आ जाए। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो आप सेलिब्रेशन या मैकडोनल्ड्स या कहीं भी गए और आपने कहा भैया समोसे दो और ये पैसे पकड़ो, और हर काउंटर पे खड़े व्यक्ति को हम ये पावर दे दें कि वो समोसा दे दे और पैसे ले ले, तो वो आपको समोसा देगा, पैसे कि अपनी जेब में रखेगा और वहाँ काउंटर पे जमा ही नहीं करेगा। हेलो, पैसे लेके घर चला जाएगा। आप क्या शाम को आके सेलिब्रेशन के मालिक समोसे गिने कि कितने थे ओपनिंग में, कितने बिके, इतना क्लोजिंग बचना चाहिए था, बचा कि नहीं बचा? कौन गिनता है भाई साहब? जो बच गए वो डिस्पोज कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगले दिन थोड़ी वो रखे जाएंगे, वो तो डिस्पोज हो जाते हैं। तो अब ये क्या मतलब रोज डिस्पोजल कर रहे हैं, मालिक वहां खड़ा रहेगा क्या कि यार कितने डिस्पोज कर रहे हो बताओ? बिग बाजार में भी क्या होगा, अगर आपने सबको ये मशीन दे दी, सबको पावर दे दी, सब कैश ले लो, उसकी जिंदगी में वो स्टॉक रिकनसाइल नहीं कर पाएगा। बिना बिल के किसी ने पेमेंट कर दिया तो समझ में आ रहा है? अब वो जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, मतलब फ्रॉड भी हो सकता था, और फ्रॉड और एरर को इन्होंने ऐसा सिस्टम बना करके रोक दिया। अरे हेलो, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसने इस बात को कंट्रोल किया कि फ्रॉड और एरर ना हो तो पकड़ में आ जाए, अव्वल तो हो ही ना। ओ हेलो, तो मैं आपको समझा रहा था एक नया टॉपिक, उसी के अंदर जो अपन टेबल बना रहे हैं उसी के अंदर, उस टेबल के अंदर ही एक नया टॉपिक आता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। अभी जो टर्म मैंने आपको बताई उसे क्या कहा जाता है दोस्त? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज
over its business. Control of enterprise over its business to prevent, detect and timely correct. क्या? Misstatement due to fraud or error. Control of enterprise over its business to prevent, detect and timely correct. क्या? Misstatement due to fraud or error. Prevent, detect और and timely correct. क्या? Misstatement due to fraud and error. Any doubts? अरे हेलो, गुड. अब ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ये इंटरनल कंट्रोल पहले डिजाइन होता है, फिर इंप्लीमेंट होता है और हमेशा मेंटेन्ड होता है. दोस्त, 3 वर्ड्स आते हैं इंटरनल कंट्रोल में: डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड. कौन कर रहा है इसको? मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी. ऑडिटर करेगा कि मैनेजमेंट करेगा? बाबूजी, मैनेजमेंट करेगा. ऑडिटर की जिम्मेदारी थोड़ी है. सर ये मैनेजमेंट कौन होता है? ओ भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर है तो पार्टनर, जिनकी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की है. क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की है? क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की है? बिल्कुल नहीं. ये जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की. हेलो. तो इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी. भाई, उनको अपने बिजनेस में फ्रॉड एंड एरर होने से रोकना है, तो ये उनकी ही तो जिम्मेदारी है. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट ऑफ ऑडिटर. और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन. क्या? सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्यों? टू हैव अ कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स business so as to prevent, detect and timely correct misstatement due to fraud or error. अरे, फंडामेंटल समझ में आया? अब आप कहीं भी जाओगे, wherever you go, now start observing the controls. Why in Nata Professional Academy only cashier has right to receive cash, no one else in academy? Internal control. Why today Telegram group is being maintained now for the persons who are giving fees, so that Telegram group will be there and your email addresses are being taken and those email addresses will be embedded in the Zoom, so that only that email address can open the Zoom link, no one else can open the Zoom link. That's what? Control. Once you show your receipt, then only notes will be issued to you. Why? Again control. हेलो. अच्छा, ये कंट्रोल सबसे पहले तो डिजाइन किए गए होंगे कि भाई फ्रॉड होने से कैसे रोकें. पहले कंट्रोल डिजाइन किए गए होंगे ना, कि कहां कहां कंट्रोल लगाने हैं और क्या क्या कंट्रोल लगाने हैं. ये डिजाइन हुआ होगा पहले, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया होगा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. और खाली डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने से तो काम नहीं चलता. बार बार उसको खंगालना भी पड़ता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ओहो, तो उसे क्या कहते हैं? मेंटेन. तो भाई, इंटरनल कंट्रोल क्या है?
कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस। क्यों? टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड टाइमली करेक्ट क्या? मिस स्टेटमेंट ड्यू टू और error, and it is being designed, implemented and maintained. हेलो, समझ में आया? गुड। इसे क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। अब हम तैयार हो गए हैं एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए, जिस टॉपिक को अब हम शुरू कर सकते हैं। दैट न्यू टॉपिक अब इन 5 पेज से बाहर जा रहा है, मतलब मेन पेजेस में आ रहा है। हाँ, फ्रंट पेजेस पे पहुंच जाओ वापस। Classification of audit. On the basis of need. Classification of audit on the basis of need. नीड एंटिटी में ऑडिट की 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है इंटरनल नीड, एक होती है एक्सटर्नल नीड। एक्सटर्नल नीड 2 प्रकार की होती हैं। स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल नीड एंड जनरल एक्सटर्नल नीड। स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल नीड, जनरल एक्सटर्नल नीड, इंटरनल नीड। चार्ट बन गया? समझाऊं? गुड। चलिए, इंटरनल नीड, ऑडिट की इंटरनल नीड क्या है? थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल जो आपने बनाया था उसका मेंटेन होना भी जरूरी है, और मेंटेन होने के लिए उसका सुपरविजन जरूरी है। बचपन से बिजनेस स्टडीज या किसी और सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल लगा देने से कंट्रोल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कंट्रोल का प्रॉपर फीडबैक और सुपरविजन भी चाहिए होता है, और उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है। तो जो इंटरनल कंट्रोल हमने बनाया, किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। अगर अब मैनेजमेंट चाहता है कि कोई उस इंटरनल कंट्रोल को पीरियोडिकली रिव्यू कर दे कि हमारे इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है या नहीं, या इस इंटरनल कंट्रोल में और क्या गुंजाइश है कि हम इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना लें, सो दे कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहते हैं कि आप आइए और मंथली हमारा ऑडिट कीजिए। इस मंथ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इस मंथ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही बनी, परचेसेस बिल्कुल सही हुई, सेल्स बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो गई, इंटरनल कंट्रोल बढ़िया चल रहा है, कहीं इंटरनल कंट्रोल में कोई लैप्सेस तो नहीं है। तो जब इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा ऑडिट कर दो, ऐसे ऑडिट को दोस्त हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर मीन्स व्हाट?
अ सुपरवाइजर जो इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपरली डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस की कंडीशन बताता है। किसको बताता है? मैनेजमेंट को, कि आपके इंटरनल कंट्रोल की पोजीशन क्या है, क्या वो प्रॉपरली डिजाइंड है, क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है, क्या वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। इसका कंसिस्टेंट फीडबैक देता है कौन? इंटरनल ऑडिटर। इस इंटरनल ऑडिटर से अश्योरेंस किसको मिल रहा है? बाहर वाले लोगों को मिल रहा है या मैनेजमेंट को खुद को मिल रहा है? मैनेजमेंट को खुद को मिल रहा है। तो ये इंटरनल नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। जो इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिटर। कई बार क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स, नीचे ही अपने बैंक, दिन भर में 5,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। अब अगर ऑडिटर को बिठाएंगे साल भर बाद, ऑडिट तो ईयरली होगा, जो नॉर्मल ऑडिट होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद होगा, पर मैनेजमेंट चाहता है भैया यार ये रोज के ट्रांजेक्शन रोज ही ऑडिट हो जाए। तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं कि भैया आप हमारे कॉन्करेंट ऑडिटर। कॉन्करेंट ऑडिटर मतलब इंटरनल ऑडिटर का ही एक ग्रुप है। कल के ट्रांजेक्शन आज चेक कर लूंगा, आज के ट्रांजेक्शन कल चेक कर लूंगा। मतलब जैसे जैसे अकाउंटिंग होती जा रही वैसे वैसे ऑडिटिंग होती जा रही, ताकि कहीं कोई फ्रॉड एरर हो तो वो पकड़ में आ जाए। ऐसे ऑडिटर को आप क्या कह रहे हो? कॉन्करेंट ऑडिटर। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, है तो इंटरनल ऑडिटर ही, लेकिन कब उसको क्या बोला जाता है? हाँ। और नॉर्मल अगर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार आके ऑडिट कर रहा है तो उसे नॉर्मल इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं। गया के चेहरे तो ऐसे बना रखे हैं बिल्कुल कि हमारे तो खेल लग गया बाबू। अरे हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, यहां तक आए हो आगे भी जाओगे। इंटरनल ऑडिट समझ में आ गया? गुड। अब हमें नहीं जरूरत है ऑडिट वॉडिट करवाने की। हमें क्या करना है यार ऑडिट करवा के? पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आके बोल रहा बाबूजी कि अगर आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर गई तो आपके रिटर्न को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका ऑडिट करके नहीं देता। अब मैनेजमेंट चाह रहा है क्या ये? मैनेजमेंट चाह रहा है कि ये नहीं, बाहर वाले लोग चाह रहे हैं। बाहर वाले लोगों में भी कौन चाह रहा है? स्टैट्यूट। स्टैट्यूट कौन गधड़ है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 अपने आप में एक विधान है, स्टैट्यूट है, जो ये नेसेसिटेट कर रहा है कि हर वो बंदा जिसकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर है और हर वो प्रोफेशनल जिसकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ऊपर है अपने इनकम टैक्स को, रिटर्न को तभी भर पाएगा जब वो ऑडिट कराएगा। समझ में आया? सेक्शन 44 ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, ढेर सारी सेक्शंस। पीजीबीपी चालू हो गया क्या? हाँ अभी तो बहुत आखिरी में आएगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपनी लॉ खत्म हो गया क्या? हाँ, सेक्शन 92 हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई। हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में 4 काम करने पड़ते हैं। वह फेंक के मारूंगा मैं नालायक को, पढ़ाई हुई चीज तो बता दो। पहला अड्डा, अड्डा, हाँ वही अड्डा, गड्ढा हो गया वहां। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करना। कौन अडॉप्ट करेगा? एनुअल जनरल मीटिंग। तो बाबूजी एनुअल जनरल मीटिंग हर साल करनी पड़ेगी, 30 सितंबर तक करनी पड़ेगी। उसमें पिछले 31 मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा। भले ही कंपनी को एजीएम जरूरी नहीं है लाइक ओपीसी, पर ओपीसी का ऑडिट तो होगा। स्मॉल कंपनी का भी ऑडिट होगा, सेक्शन 8 कंपनी का भी ऑडिट होगा, पब्लिक का भी ऑडिट होगा, प्राइवेट का भी ऑडिट होगा, गारंटी वाली का भी होगा, बिना गारंटी सबका। तुम कंपनी हो, हाँ ऑडिट तो होगा। हमारी इनकम ही नहीं है तो भी होगा, कंपल्सरी।
वो उसमें हो गया ना, इनकम टैक्स में हमारा ऑडिट हो गया, वो इनकम टैक्स का था। अभी कंपनी से एक में फिर कराओ, एक कंपनी के दो ऑडिट, हाँ अलग अलग फीस, हाँ अच्छा ज्यादा कमाई है ना, बन जाओ बस। वही तो साला, यही जो आके यहाँ जो आग बोल देते ना बन जाओ। 4-5 दिन नहीं, अब तो 8-9 दिन हो गए। एक बालिका आई थी मिठाई लेके, शी इज इन दुबई। मैंने बोला यार, बोला सर मैं मिठाई खिलाने आई हूँ आपको स्पेशली। मैंने कहा क्यों? बोला आपने एक दिन हम लोगों को बैठ के सपना दिया, तो कोई बात चल रही होगी तो मैंने ऐसे ही, वो आगे बैठी थी तो उसको बोल दिया। मैंने कहा जिस दिन तेरी सैलरी 36 लाख रुपए हो जाए मेरे को मिठाई खिलाने आ जाना। ओ भाई, वो 8 साल बाद अपना वादा पूरा करने आई, वो बिल्कुल पैकेट लेके आई। बोले सर आज मेरी सैलरी 38 लाख रुपीज़ का पैकेज हो गया मेरा, एंड आई एम एंजॉइंग। ये 38 लाख इन हैंड है सर, सीटीसी नहीं बताऊंगी, नजर लग जाएगी। मैंने कहा वाह। तुम लोग ऐसा कोई मौका दोगे? अरे नहीं आपने, अपन क्या है सर, एकदम संतोषी सदा सुखी, फोकट बातें मत कर, है ना? नहीं तो जिसने ये तेरे को बातें सिखाई तो वैसे ही रह जाएगा। चलो, सो समझ में आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपन, ऐसा हमारा धर्म और कर्म दोनों है, तो हाँ वो तो चाहिए, आ जाएगा, यहां से लाएंगे एकदम जोरदार। तो अब आप लोगों को भी कभी सैलरी हो जाए 1 करोड़ के ऊपर तो आ जाना मिठाई खिलाने। फिर मैं अगले वालों को बताऊंगा कि 5 साल पहले मैंने एक बच्चे को सपना दिया था, वो आया था 1 करोड़ हो जाने के बाद। तो तुम क्या सोच रहे हो, 7 साल पहले जिसको मैंने 36 लाख बोल दिया था उसने कैसा सोचा होगा कि 36 लाख कोई हो रही क्या अपनी, जैसे तुम आज सोच रहे हो 1 करोड़ ये पास कर लूं अभी। देख लो, सपना दे रहा हूं। अरे सपना तो ऐसे कोई तो सपने तो सपने ही होते हैं ना, सपने हकीक धरातल वाले होते तो फिर सपने होते क्या? कमा लो फिर 2,40,000 का पैकेज मेरे ड्राइवर का है। नाउ एक्सटर्नल नीड, हाँ तो 2.44 लाख का पैकेज वो पेपरों में देते हैं यार, बताओ फोटो लगा लगा के हमारे कॉलेज से 2.4 लाख का पैकेज लगा। तो मैंने ड्राइवर को बताया, मैं देख इतने पीछे पढ़े लिखे, इनका भी 2.4 तेरा भी 2.4। चलिए, सो ने देख लो, या तो पूरा पढ़ो या तो बिल्कुल मत पढ़ो। दो ही लोग सुखी हैं इस दुनिया में, जो बिल्कुल नहीं पढ़े, उन्हें कोई काम करने में शर्म नहीं। मेरे यहाँ स्वीपर आता है बाथरूम साफ करने के लिए, मैंने उससे पूछा, मैं भैया कितने बाथरूम है तेरे कब्जे में? बोले मेरी जागीरदारी में सर अभी इस पूरे टाउनशिप के मिलाकर 750 हैं। मैंने कहा 750 बाथरूम तू साफ करता है पर वीक? बोले हाँ। तो मैंने कहा 750 पर वीक में एक बाथरूम का कितना? बोले 500। और भाई साहब मैं तो कैलकुलेटर लगा के हैरान रह गया। मैंने गजब, मल्टीप्लाइड बाय 12। बोलता भाई साहब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भर दूं मेरे को लोन मिल जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, ला भर देते तेरा इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैं यही बोल रहा हूं कि या तो करो ही मत, मत करो। ये जो आधे अधूरे होते थे कि हम सीए कर रहे थे अब नहीं भी हुआ, तो दुनिया बहुत ब्रूटल है इस मामले में। तो या तो हो जाओ या तो मत हो, कुछ मत करो। दो ही ऑप्शन है आपके, ये बीच वाला ऑप्शन बहुत गंदा है। स्टेटस के लिए अपन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सैलरी ड्राइवर से भी कम, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है वो। इसलिए या तो अभी पढ़ लो या तो बिल्कुल मत पढ़ो, डिसीजन आपका है। होल हार्टेडली पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, अभी भी सोच लो। नाउ तो टेंशन दे रहा है यार ये आदमी, तुम ले रहे हो, मैं तो खाली बता रहा हूं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमको तो सीए बनना ही है। कब बनोगे ये अलग बात है,
यहाँ बैठा हर आदमी बनेगा लगा रहा तो। अरे तुम रहने दो यार, पढ़ा दो इसकी 12 बजे। स्टेचूटरी ऑडिट किसको कहते हैं? When an audit is what? Compulsorily to be required. It is required by the statute compulsorily. Then it will be treated as कंपनीज एक्ट ने बोला, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला, जीएसटी भी बोलता है जीएसटी ऑडिट करो। तो ये कौन? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट बोलता है, सब बोलते हैं ऑडिट करवाओ। तो ये ऑडिट कौन से होते हैं? स्टैट्यूट। क्या स्टैट्यूट के अलावा भी कोई बाहरी लोग हैं जो हमारे ऑडिट में इंटरेस्टेड रहेंगे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा। फोरेंसिक ऑडिट अलग चीज है मंथन भैया। फोरेंसिक ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिटर का ही एक पार्ट है, पर वो एक स्पेसिफिक असाइनमेंट होता है फ्रॉड के केस में। पढ़ेंगे फाइनल में 12 नंबर का आता है। चलो अभी अपन बात करेंगे जनरल एक्सटर्नल नीड। ये क्या होती है? मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पार्टनर आना चाहता है, हम एक पार्टनर को लाना चाहते हैं। पार्टनर आया, पार्टनर ने बोला कितनी कैपिटल लाऊं? हमने कहा देख भाई कैपिटल तो तेरे को लानी है 2 लाख, गुडविल देनी 12 लाख। बंदा बोला कि गुडविल 12 लाख कैसे देनी? यार हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा रेवेन्यू इतना है, हमारा ये इतना है, हमारा वो इतना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डन। क्या करें भैया? मैं पहले तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाऊंगा, उसके बाद वो ऑडिटर अगर बोलेगा क्या भैया ये सही है, तो ही मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। अब ये ऑडिट करवाने की नीड किसकी है? एक्सटर्नल बंदे की है, जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी। तो लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो नहीं बोला ये। हाँ तो ये जनरल एक्सटर्नल नीड है। तुम बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक ने कहा हमारे हिसाब से पहले तुम्हारा ऑडिट करेंगे, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करो और वो हमारे हिसाब से इतने पॉइंट पे हमको ऑडिट करके दे, तो हम तुमको लोन देंगे। नाउ इट इज नॉट स्टैट्यूटरी नीड, इट इज बैंकर्स नीड। हेलो, एंड बैंकर इज एन आउटसाइडर। एक कंपनी दूसरी कंपनी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, सामने वाले स्टार्टअप ने कहा कि मुझे 40 करोड़ चाहिए। बोले किस लिए? बोले मेरे रेवेन्यू का 3x। बोले तेरे रेवेन्यू का 3x तो हम दे देंगे, पर तेरे रेवेन्यू है कहाँ? शार्क टैंक में बैठा शार्क बोल रहा है, बोले तेरी ऑडिटेड बैलेंस शीट में मेरे को नहीं, मैं मेरा वैल्यूएशन करवाऊंगा, फिर मैं तेरे में इक्विटी में पैसा डालूंगा। अब कौन बोल रहा है? एक्सटर्नल पर्सन। तो ऐसे ऑडिट को आप क्या कहते हो? एक्सटर्नल ऑडिट। तो बाबूजी कितने ऑडिट हो गए? पहला इंटरनल ऑडिट, दूसरा और तीसरा। अच्छा सुनो, हर स्टैट्यूटरी ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिट तो है ही, लेकिन हर एक्सटर्नल ऑडिट एक स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं। हर स्टैट्यूटरी ऑडिट एक एक्सटर्नल ऑडिट तो है, लेकिन हर एक्सटर्नल ऑडिट एक स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं। और इंटरनल ऑडिट तो है ही अलग। ओ हेलो, कुछ गया? आज के बाद जब तक मैं ये ना कह दूं कि मैं आपको इंटरनल ऑडिटर के बारे में बता रहा हूं, तब तक आपको यही मानना है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमारा इंडियन इकोनॉमी में मेजर रोल स्टैट्यूटरी ऑडिट का है। क्या हुआ बोलो भैया? 5:15 तक क्लास थी कि 5 तक? मजे ले रहा है क्या?
बताओ, मतलब ऐसा कौन हो गया जो तरुण सर से भी तेज चलता है? और दीपक सर तो आ नहीं सकते, क्योंकि वो तो मेरे संप्रदाय के आदमी, जियो और जीने दो वाले। तो स्टेचूटरी ऑडिट मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल ऑडिट जो किसने नेसेसिटेट किया? स्टेच्यूट ने। हेलो। और नॉर्मल एक्सटर्नल ऑडिट कौन सा है? जो नॉर्मल एक्सटर्नल नीड से आया है। और इंटरनल ऑडिट कहां से आया? तो क्या तीनों बातें समझ में आई? गुड। हमारे मॉड्यूल ने इन तीनों को जाने क्या घालमेल करके दिया हुआ है, वो मैं आपको समझा दूंगा जब मैं आपको मॉड्यूल रेफर करवाऊंगा। पर आपको ये चीज यहीं से पढ़नी है, समझ में आया? आपको ये चीज यहीं से पढ़नी है, मॉड्यूल से नहीं पढ़नी है। मॉड्यूल में क्या दिया है वो मैं बता दूंगा, उसके ट्रू फॉल्स भी मैं लिखवा दूंगा। पर मॉड्यूल में तो क्या है, कहीं नेट से मारा हुआ है, तो कुछ मिक्स ही हो गया, वो भगवान जाने क्या ही हो गया है। तो ठीक है, उसको अपन सुधारेंगे जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तब। लेकिन आपको ये टर्म, तीन टर्म क्लियर हो गई? इंटरनल ऑडिट, स्टेच्यूटरी ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। गॉट इट? चलिए, तो अब इन तीनों के बारे में लिख कर लेंगे और आगे भी अपन कल बढ़ लेंगे, ठीक है? बाकी की बातें होंगी कल। और पीछे बैठे हुए तीन शहंशाह लोग, तुम कल से टाइम पे आ जाना, नहीं तो तुम्हारा टाइम खराब कर दूंगा मैं। समझ में आया? और तू तो बहुत ही शाना बन रहा है एकदम, है ना? फाउंडेशन में तो तू था ही शाना, इंटर में और शाना बन रहा है। दीपक सर देखना है छोरे को जरा, लेट आ रहे हैं भैया रईस। और जाता सबसे पहले